कमज़ोर ज़ुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। वैसे तो मैं कोई ज़्यादा अच्छा इंसान हूँ नहीं, ज़्यादा अच्छा क्या बिल्कुल भी अच्छा इंसान हूँ नहीं। पर आप में कम से कम एक सिद्धांत पे मुझे हमेशा कंसिस्टेंट पाएँगे कि जब भी कभी किसी मजबूत और कमज़ोर के बीच में लड़ाई होगी तो मैं कमज़ोर के साथ खड़ा होऊँगा। और ये खड़ा होना कोई स्पेशल बात नहीं है, हर इंसान को होना चाहिए। और आज हम जिस कमज़ोर आदमी की बात करने वाले हैं वो उसके पास लगभग 5,000 करोड़ रुपए है। वो एक्चुअली यूएफसी का नहीं, एमएमए की दुनिया का सबसे बड़ा स्टार है। तो वो कमज़ोर कैसे हुआ? कमज़ोर इसलिए है क्योंकि वो जिसके खिलाफ खड़ा है वो ऑर्गेनाइजेशन एमएमए की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूएफसी। जी हाँ, हम जिस कमज़ोर आदमी की बात कर रहे हैं वो है कॉनर मैकग्रेगर। हम खबरों के बारे में बात करेंगे, कॉनर से शुरुआत करेंगे और शायद एलेक्स परेरा तक जाएंगे जितना भी टाइम होगा हमारे पास। पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए क्योंकि ये कॉमेडी स्पोर्ट की सबसे बेहतरीन चैनल है। मेरा वादा है आपसे, जब भी आप वीडियो देखकर उठेंगे तो आपके पास पहले से ज़्यादा नॉलेज होगा। और अगर इस वादे पे मैं खरा नहीं उतरता हूँ तो अनसब्सक्राइब कीजिएगा और 4 गालियाँ देते जाइएगा, ठीक है? चलिए चलते हैं। मैं सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहूँगा अगर बाहर से कोई आवाज़ आ रही है तो यार मेरे घर के आसपास काम चल रहा है और अगर मेरे को वीडियो बनाना है तो उसी के तहत बनाना पड़ेगा। मैं रात तक वेट नहीं कर सकता ना। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कॉनर मैकग्रेगर से। तो ऐसा है कि कॉनर मैकग्रेगर के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है और वही असलियत है। आप जाके देखेंगे कि मैं ना एक वीडियो मैंने 3 साढ़े 3 साल पहले बनाया था कि यूएफसी की राह में कितने रोड़े अटकाने की कोशिश किया था डब्ल्यूडब्ल्यूई ने और विंस मैकमैन ने। एमएमए पॉइंट आज जाके वीडियो बना रहा है वो। यानी कि अपन जो वीडियो बनाते हैं ना, अंग्रेजी वाले 4 दिन बाद बनाते हैं और बाकी सारे जो हैं वो ये देखते हैं कि अंग्रेजी में कोई वीडियो बनेगा तो अपन हिंदी में कॉपी करेंगे उसको। मैं वैसा नहीं करता, मेरी अपनी सोच है और मैं अपने तरीके से काम करता हूँ। कॉनर मैकग्रेगर के बारे में मैंने जो बात की थी अब सारे वो बात कर रहे हैं और मैंने बात लगभग 1 महीने के आसपास पहले की थी कि कॉनर मैकग्रेगर का सारा इशू का जो है कॉन्ट्रैक्ट का इशू है। पर अगर आप डेना वाइट से पूछेंगे तो डेना वाइट ने 2 हद से ज़्यादा बेवकूफ़ी भरे आर्ग्यूमेंट दिए। पहले ऐसा नहीं है कि डेना वाइट झूठ नहीं बोल सकता, डेना वाइट को पूरा झूठ बोलने का अधिकार है और वो झूठ बोलते आया है। और पहले जो डेना वाइट झूठ बोलता था ना, उसमें थोड़ा बहुत पॉइंट होता था। डेना वाइट ने 2 चीज़ें कही। पहली बात कही कि यार उसकी चोट बहुत खतरनाक थी, आप इस चोट से रिकवर करोगे तो आपको भी पता चलेगा। उसकी चोट के रिकवर हुए 1.5 साल हो गया है। उसके बाद उसने पूरा का पूरा द अल्टीमेट फाइटर का वो जो शो है उसको रिकॉर्ड किया है ना। तो तब चोट काम नहीं आई, अभी चोट आ रही है, इस वजह से लेट हो रहा है। यार चूतिया मत बनाओ हमको। दूसरी बात, कॉनर मैकग्रेगर के पास बहुत पैसा है। एक्चुअली वो ये कहना चाह रहा है कि कॉनर मैकग्रेगर के पास बहुत पैसा है इसलिए वो फाइट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये भी चूतिया पाए। अगर मेरे पास 10 रुपए होंगे तो क्या मैं 2 रुपए और कमाने के लिए फाइट नहीं करूंगा? गजब बात है यार। उसके पास जितने भी रुपए हों और अगर फाइट में इज्जत से पैसे मिलने वाले हों तो वो क्यों फाइट नहीं करेगा? हाँ, मुझे पता है कि एक बहुत अच्छा कोट है फाइटिंग की दुनिया में कि जब आप वेलवेट की चद्दर में सोते हो ना या फिर वेलवेट ओढ़ते हो, सुबह उठ के आपको प्रैक्टिस में जाने का मन नहीं करता। तो ये बात मैं मान सकता हूँ कि हो सकता है कि कॉनर मैकग्रेगर ज़्यादा टफ फाइट के लिए माने ना। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, या तो कॉनर मैकग्रेगर यूएफसी के टर्म्स एंड कंडीशंस को मानेगा और फाइट करेगा, और अगर नहीं मानेगा तो कॉनर मैकग्रेगर को टफ फाइट ऑफर करती जाएगी यूएफसी, है ना, रेसलिंग बेस्ड फाइट। और अगर वो उसको मना करेगा तो उसका कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने के लिए एक्सटेंड होते जाएगा। वैसे उसका कॉन्ट्रैक्ट मेरे ख्याल से 2025 के जनवरी फरवरी के आसपास खत्म हो जाएगा, अगर जहां तक मेरी जानकारी है। तो 6 महीने अगर बढ़ाएंगे भी तो भी 2025 जनवरी फरवरी तक ही जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट, उससे आगे नहीं जाएगा, है ना। तो आप या तो कॉनर मैकग्रेगर को उसके बाद बाहर देखेंगे या तो उसके पहले अगर यूएफसी में देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने के बाद ही देखेंगे, उसके पहले नहीं होगा पॉसिबल। हाँ, कॉनर मैकग्रेगर क्या चाह रहा है मैं बता रहा हूँ आपको। कॉनर मैकग्रेगर का सिंपल है कि उसकी या तो वो 2 फाइट जो बची हैं वो फाइट खत्म करना चाहता है, या फिर वो चाहता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाए और वो यूएफसी के चंगल से छूट के बाहर नेट डियाज से फाइट करे। नेट डियाज ऑलरेडी बाहर है। पर अगर यूएफसी कॉनर को ये मनाने के लिए तैयार हो जाती है कि वो यूएफसी में ही रहे तो नेट को अंदर आना पड़ेगा। ये फाइट जो है कम से कम नहीं तो 2 मिलियन पेपर व्यू के आसपास जाएगी। आपको पता है 2 मिलियन पेपर व्यूज कितना होता है? 2 मिलियन पेपर व्यूज अगर होगा तो आप ये मान के चलिए कि $170 मिलियन के आसपास उसमें कमाई होगी, है ना। $170 मिलियन के आसपास सिर्फ कमाई होगी पेपर व्यू से। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के अगर आप मिला लें तो फिर भी $300 मिलियन के आसपास बात चल जाती है। $300 मिलियन कितने होंगे? 8 या 24, 2,400 करोड़ रुपए की बात है, ठीक है ना। अब अगर वो यूएफसी के साथ रहेंगे तो 2,400 करोड़ रुपए की टोटल कमाई में उनको 400 करोड़ भी नहीं मिलना है, और यूएफसी से बाहर रहेंगे तो बहुत कुछ मिलना है। बट ये डिपेंड करता है कि यूएफसी कैसे निगोशिएट करती है कैसे नहीं करती, है ना। ये मेन कारण है।
पर ये कोई बताएगा नहीं क्योंकि चीज़ें सामने हैं, सबके सामने सारी चीज़ें जो है पब्लिक में है। बट जब तक कि कोई अंग्रेजी में वीडियो बनाएगा नहीं, आप हिंदी में वीडियो बनाओगे नहीं। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं दोस्त। अपने पास ना टाइम नहीं है एडिट करने का, बाकी सारी पिक्चर फिक्चर लगाने का, बट नॉलेज है। अगली खबर, अगली खबर जो है, शॉन स्टिकलैंड ने नेवी सील के बारे में कहा था यार कि नेवी सील जो होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं, वो उसके साथ ट्रेन नहीं कर सकते ये और वो। शॉन स्टिकलैंड एक्चुअली ट्रेन ही ले रहा था, कहते हैं ना अपन बचपन में, यानी कि टेस्ट कर रहा था वाटर्स। सिंपल सी बात है, शॉन स्टिकलैंड गलत नहीं कह रहा है। आप लोगों को लगा होगा कि मैं बोलूंगा कि नहीं नेवी सील ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। दोस्त, अमेरिका के प्रोपेगेंडा में ना जाओ, मैं तुमको असलियत बता देता हूँ। 1900 में पहुंच जाते हैं, मैं फटाफट बताऊंगा। 1900 में पहुंच जाते हैं, पहली वर्ल्ड वॉर हुई आखिरी के साल में, आखिरी के 1.5 साल में आया अमेरिका, ठीक है ना। अमेरिका इतना गंदा परफॉर्म कर रहा था जर्मनी के सामने कि एक्चुअली इंग्लैंड वाले खुद ही कह रहे थे ये हमारा इटली है, यानी कि उनका जो कमजोर साथी है ना, सॉरी, ये हमारा ऑटोमन एम्पायर है। यानी कि जर्मनी के साथ का जो कमजोर साथी था उनका, वो बोले कि हमारा कमजोर साथी हमारा का है, तो कोई उसकी वैल्यू नहीं कर रहा था। बट अगर वो जीत गया, क्योंकि उसके पास पैसा आता था, उसने बहुत सारी पिक्चरें बना दी कि वर्ल्ड वॉर 2 हम वर्ल्ड वॉर हमने जिताए, हमने विश्वास कर लिया, हमारी किताबों तक में आ गया कि वर्ल्ड वॉर 1 अमेरिका की वजह से जीत गए। नहीं, अमेरिका की वजह से नहीं जीते। सबसे कम सैनिक मरे अमेरिका के, सबसे लेट आया, कहां से। एनीवेज, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ये लोग 1944 में एक्चुअली लैंडिंग की, इन्हें नॉर्मंडी लैंडी, 1945 में वॉर खत्म हो गई। रशिया ने जितने जितने लोग खोए हैं ना, इनने पूरे के पूरे बाकी साथियों ने मिलकर नहीं खोए। और रशिया, अगर जर्मनी के 11 सैनिक मरे हैं ना, तो 10 सैनिक रशिया ने मारे हैं, 1 सैनिक अमेरिका और उसके दोस्तों ने मारे हैं। पर सबके सबसे ज्यादा क्रेडिट किसके पास जाता है? अरे वर्ल्ड वॉर 2 ना अमेरिका ने जीत गया, घंटा जीत गया। यार इतिहास पढ़ो थोड़ा, 4 किताबें पढ़ो, व्हाट्सएप में कछु नहीं रखा है। और एक्चुअली पहले के न्यूज़ चैनल और आज के न्यूज़ चैनल में व्हाट्सएप से ज़्यादा कुछ नहीं थे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, कोरिया वॉर पे आए। कोरिया वॉर पे आपका चाइना ने हराया, चाइना पहले अमेरिका ने हराया साउथ कोरिया को, फिर नॉर्थ कोरिया को, नॉर्थ कोरिया चाइना के साथ मिला, अमेरिका को हराया, फिर अमेरिका ने पीछे उसको करा, और एंड में दोनों जहां से शुरुआत की थे वहीं पे। यानी कि अगर आप ये भी नहीं मानते ना कि चाइना ने हराया, तो कम से कम ये तो मानोगे ना कि ड्रॉ है। उसके बाद फिर और आगे बढ़ते हैं, वियतनाम वॉर 20-25 साल चली, और किसने हराया? वियतनाम जैसे छोटे से देश ने अमेरिका को हराया। और आगे बढ़ूं क्या मैं, इराक में कौन छोड़ के भागा? अमेरिका भागा। अभी यहां अफगानिस्तान से कौन छोड़ के भागा? अमेरिका भागा। तो जितना भी इनकी असलियत होती है ना, उससे 10 गुना पता चलता है। पता है क्यों? क्योंकि इनके पास सारा पैसा है, सारा मीडिया है। और जैसे यहाँ पे जैसे अपने यूट्यूबर जो है ना, अंग्रेजी की वीडियो कॉपी करते हैं, अपने न्यूज़ चैनल अंग्रेजी की न्यूज़ चैनल कॉपी करते हैं। इस देश में कॉपी करना जो है ना, वो धर्म बन गया है, अपना दिमाग लगाना नहीं। खैर, भरा बैठा हूं मैं, आगे बढ़ते हैं। तो मैं का मानना है कि नेवी सील को खुदा खुदा के मारेगा शॉन स्टिकलैंड, सच बात ही है। अगली खबर जो है, वन ऑफ माय फेवरेट फाइटर फ्रांसिस नगानू को लेके है। फ्रांसिस नगानू का कहना है, और पीएफएल ने अनाउंस भी किया है कि फेरेरा वर्सेस पहिया वर्सेस राइट बेटर वाली जो फाइट है, उसमें जो भी जीतेगा उससे फ्रांसिस नगानू पीएफएल में फाइट करेगा इस साल के खत्म होने से पहले, यानी कि जाशुआ की फाइट के बाद। और फ्रांसिस नगानू ने भी ये बात कंफर्म की है। फ्रांसिस नगानू वो आदमी है जो अपने वादे पूरे करता है ना। वैसे मैंने पीएफएल में जो फाइट है, एडुकोंडल राव के बारे में भी बात की है, और फिर बाद में जो दूसरी फाइट्स है उनके बारे में थोड़ी बहुत बात की है, आप जाके चैनल में देख सकते हैं। अगली खबर जो है शॉन ओमैली को लेकर है। शॉन ओमैली ने पहले कहा कि यार मैं तो सीधे इलिया टोपुरिया से फाइट करना चाहता हूँ काका। फिर पब्लिक ने बताया कि दोस्त अभी तुम्हारा पहला फाइट डिफेंस है, 1-2 डिफेंस कर लो, फिर जाना चैम बनना है ना। वैसे इलिया टोपुरिया को भी यही सलाह है कि 1-2 डिफेंस कर लो, फिर जाना चैम बनने, ठीक है। तो फिर उसने बोला कि ठीक है, मैं उससे फाइट करने को तैयार हूँ, मैं रावदेवीश्वली से। काका अगली फाइट तुम्हारी ना चीतो वायरस है, उसके बारे में ख्याल करो, ठीक है। यार शॉन ओमैली बहुत ज़्यादा क्रिंज आदमी है, सीरियसली बहुत ही ज़्यादा क्रिंज आदमी है। बहुत शानदार फाइटर है, बट बहुत ही क्रिंज आदमी है। मैं फाइटर को इंसान से अलग करके देख सकता हूँ, आप नहीं देख सकते, तो ये दिक्कत है आपकी। अगली खबर जो है वो है पॉलो कोस्टा को लेकर। पॉलो कोस्टा ने कहा है कि अगली फाइट वो कुमार उस्मान से करना चाहता है, एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम रियली लाइक दिस फाइट। मेरा मानना है कि एक्चुअली इस फाइट को 6 महीने बाद होना चाहिए, और उस्मान को इनफ टाइम मिलना चाहिए एक्चुअली बल्क अप करने के लिए, ठीक है। कोरी सैंडहैगन का कहना है कि वो उमर नर्मगोमेडोव से फाइट करने के लिए तैयार है, अगर वो 2 मार्च को उसको इंप्रेस करता है। दोस्त, सच बात यह है कि
कोरी सैंडहैगन वो गलती दोबारा नहीं करेगा जो उसने पहले कर दी थी। पहले उसने जो कमिटमेंट दिया था उमर नर्मगोमेडोव से फाइट करने का, मेरे ख्याल से वो उसकी ज़िंदगी का सबसे गलत डिसीजन में से एक था, क्योंकि उसमें से उसको कोई फ़ायदा नहीं था, नुकसान ही नुकसान था। और ये बात भी, वो 2 मार्च को कितनी भी अच्छी फाइट करे, उमर उमर की जो फाइट है यार, किस आदमी से हो रही है किसी के बाप को नहीं पता है, ठीक है ना? मेरे को पता है, बट इतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है उसमें। तो उमर मेरे ख्याल से वो फाइट को आसानी जीतेगा, कितने भी इंप्रेसिव तरीके से जीते। कोरी सैंडहैगन ये नहीं कहने वाला कि मैं उससे फाइट करना चाहता हूँ, मैं इंप्रेस हूँ। अभी किसी ने उससे सवाल पूछा होगा तो वो ये तो नहीं कह सकता ना कि भाई मैं नहीं कर सकता फाइट उससे, ये कह दिया कि अगर वो इंप्रेस करेगा तो मैं फाइट करता हूँ। ब्रॉन ऑर्टेगा ने एक बहुत कहानी बताई एक ईगल के बारे में, और उसका कहना है कि उसकी भी रीबर्थ कुछ ऐसी ही हुई है। कहानी कुछ इस तरह से है कि उसका कहना है कि जो ईगल होता है वो 70 साल जीता है, और 40 साल के आसपास उसकी जो बीक है ना, और जो नाखून वाखून है और जो पंख है, वो सब पुराने हो जाते हैं। तो वो क्या करता है, आइसोलेशन में जाता है और पत्थर पे मार मार के अपनी बीक तोड़ लेता है, और जो पंख वंख है वो सब झड़ जाते हैं, और फिर उसकी जो बीक है, ये जो चोंच है, वो फिर से नई चोंच आती है, और फिर पंख भी नए नए आते हैं। तो इस प्रकार से 40 साल की उम्र के बाद उसकी रीबर्थ होती है, और फिर बाकी की 30 साल की ज़िंदगी वो जीता है। अब ये कहानी सबने सुनी है। मेरा मानना है कि एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ब्रॉन अर्टेगा इसका मेंशन कर रहा है, यानी कि ब्रॉन अर्टेगा दो चीज़ों को समझता है कि इस गेम में वो पुराना हो चुका है और उसकी उम्र जो है 30 के उस पार है, यानी कि उस पार जब सूरज ढलने लगता है। इसलिए उसको अपने तरीके में जो है चेंज करना पड़े, और अगर वो कर पाता है तो दैट विल बी ग्रेट। आई रियली लाइक दिस कंपैरिजन, दिस एनामली। एलेक्स पेरेरा का कहना है कि वो हैवीवेट में फाइट कर सकता है, और दोस्त एलेक्स पेरेरा कल को कहेगा ना कि वो थॉर से फाइट कर सकता है या सुपरमैन से, तो आई विल बिलीव हिम। अगल एंड में क्या, डेना वाइट ने जो मैं पुतिन वाली जो बात है ना वो सबसे एंड में इसलिए रखा क्योंकि ये आपको 1000 लोगों ने बता दी होगी। पुतिन ने $20 मिलियन दिया हबीब को, ये और वो। इस कहानी के थोड़े पीछे मैं बताता हूँ। देखिए 91 से लेकर 95 तक पाकिस्तान, चेचेनिया, रशिया या बहुत वॉर टोन रहा, बहुत वॉर हुई, बहुत ज़्यादा लोग मारे गए, और फिर इसके बाद 2000 तक भी यहाँ पे ऐसे ही रहा। बहुत से लोग जो है ना, क्लाशनिकोव कल्चर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बचपन से लोग बच्चों के पास क्लाशनिकोव आने लगे। पर जैसे कि ना अब्दुल मनाफ जो है हबीब के फादर जो थे वो है, पर 99 में पुतिन आया, उसने बोला कि यार हर कोई बच्चा जो है बचपन से हाथ में क्लाशनिकोव का सपना थोड़ी देखता है। यहाँ पे पुराना कल्चर था रेसलिंग का, तो उसने यहाँ पे रेसलिंग स्कूल खुलाने चालू किए। उन्होंने बोला कि तुमको रेसलिंग करना है, ठीक है, रेसलिंग अकेडमी खुलाएंगे। तुमको बॉक्सिंग करना है, ठीक है, बॉक्सिंग अकेडमी खिलाएंगे, ताकि बच्चे बिजी रहें, पढ़ाई करें, एक्सरसाइज करें, और ये फालतू की चीज़ों में उनका दिमाग ना जाए। एंड ही वॉज राइट अबाउट इट। टू बी ऑनेस्ट, मेरा पर्सनली मानना है कि इस समय जितने भी लीडर हैं दुनिया में, सबसे इंटेलिजेंट, अच्छा बुरा नहीं मानता मैं, हर आदमी अच्छा और बुरा है यार, मैं नहीं बोलता कि पुतिन अच्छा है, या ये भी नहीं बोलता कि पुतिन बुरा है, बट सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमियों में से एक है पुतिन। यार आप भी इंटेलिजेंट आदमियों से बने। कोई बोले कौवा कान ले गए, तो पहले कान देखने का, कौवा नहीं देखने का। ठीक, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये तो यूनिट फाइट जंग की, लड़ेंगे, जीतेंगे।